हाँ जी, नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। आज अपने स्कूल व्याख्याता भर्ती एग्जाम 2000 जो 24-25 है उसमें हिंदी का जो पेपर है उसमें जो सेकंड प्रश्न पत्र हिंदी है उसकी 7वीं क्लास अपलोड कर रहे हैं। इस 7वीं क्लास में जो काव्य शास्त्र है जो स्नातकोत्तर स्तर का पार्ट है उसमें 20 से 25 प्रश्न आ रहे हैं। और ये जब क्लास आप रेगुलर देखोगे तो आपके काव्य शास्त्र के प्रश्न 20 से 25 में से 25 प्रश्न सही होंगे। जितने प्रश्न आए उनमें से उतने के उतने सही होंगे, क्योंकि काव्य शास्त्र जब आप पढ़ते हो, जब आप स्नातकोत्तर स्तर का पार्ट पढ़ते हो और पढ़ने के बाद में जब यहाँ कवर करते हो तो आपका जो पीवाई क्यू है वो सारे कवर हो जाते हैं। आप घर पे पीवाई क्यू पढ़ते हो। ये जितने भी मैं वीडियो यहाँ बना रहा हूँ वो सारे के सारे आरपीएससी स्कूल व्याख्याता में पूछे गए जो प्रश्न है वो जो साइट से निकाल के सीधी सीधी पीडीएफ में आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ। तो कोई प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। आप रेगुलर क्लास में बने रहना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ जी। अब दूसरी बात, बच्चे कई बोल रहे थे कि सर आपकी ऐप कौन सी है। बहुत सारे बच्चों के फोन आते हैं तो फिर मैं लिंक भेजता हूँ। तो गूगल प्ले स्टोर से आप पढ़ाई संसार ये जो नाम सर्च करोगे ना, ये पढ़ाई संसार नाम सर्च करोगे तो ये लोगों वाली जो ऐप आएगी, पढ़ाई संसार एकमात्र अपनी ऐप है पूरे गूगल प्ले स्टोर पे। कोई सर्च करके देखना दूसरी ऐप नहीं आएगी। पढ़ाई संसार से एकमात्र पेटेंट अपना यही है। ठीक है ना, एकमात्र यही रजिस्ट्रेशन है, बाकी कोई ऐप नहीं है इसके नाम से। पढ़ाई संसार है। इस ऐप को डाउनलोड करके भी वीडियो कंटेंट आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी साथी यूट्यूब पर देख रहे हैं वो सभी के सभी साथी कई बार क्या है कि कमेंट करते हैं कि सर आपकी ऐप का क्या नाम है, तो फिर मैं उनको व्हाट्सएप पे लिंक भेजता हूँ। लिंक के माध्यम से वो ऐप डाउनलोड करते हैं। तो उनके लिए बता दूं कि ये जो पढ़ाई संसार ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें वीडियो कंटेंट सारे मिल जाएंगे। आज अपने जो पेपर करते हैं वो जस्ट पिछला पेपर करते हैं, लेटेस्ट पेपर। आज आपके लिए जो पेपर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वजह से महत्वपूर्ण है कि अभी ट्रेंडिंग में कौन कौन से प्रश्न चल रहे हैं उसी हिसाब से अपने यहाँ पेपर सोल्व करेंगे। आज का जो पेपर है वो पेपर मैं सोल्व कर रहा हूँ यहाँ 18 नवंबर 2024 को। एक साल ही नहीं हुआ इस पेपर को, 6 महीने हुए अभी तक। तो 6 महीने पेपर को हुए, 6 महीने बाद जो दूसरा स्कूल व्याख्याता का एग्जाम है वो हो रहा है, तो 6 महीने पहले का पेपर अपने सोल्व कर रहे हैं यहाँ। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज की क्लास अपने शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है अपने, पहला प्रश्न यही है कि हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज। हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज एक साथ काव्य पंक्ति में निहित शब्द शक्ति है। हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज एक साथ पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है ये पूछा गया है। अब देखो, हरि के बहुत सारे शब्द होते हैं, आपको पता ही है। हरि का अर्थ शेर भी होता है, हरि का अर्थ बंदर भी होता है, हरि का अर्थ भगवान भी होता है, विष्णु होता है, श्री कृष्ण होता है, राम होता है। ठीक है ना। तो हरि है, लेकिन यहाँ जो हरि के दो अर्थ आ रहे हैं वैसे तो मैं आपको बता दूं कि एक तो अर्थ आ रहा है हरि का अर्थ है शेर आ रहा है, और एक हरि का अर्थ आ रहा है बंदर। जो हरि का अर्थ बंदर आ रहा है ना, वो तो द्विज के दो अर्थ होते हैं। एक तो द्विज का अर्थ होता है पक्षी, ठीक है, और एक शेर के संबंध में द्विज का अर्थ आ रहा है वो आ रहा है ब्राह्मण। द्विज के अर्थ में क्या आ रहा है, तो ब्राह्मण आ रहा है। तो यहां जो अर्थ आएगा ना वो बंदर और पक्षी से संबंधित आएगा। द्विज का मतलब पक्षी है और यहाँ हरि का मतलब है बंदर है। ठीक है। हरि ने नारद को हरि रूप दिया। हरि मतलब है विष्णु ने नारद को बंदर का रूप दे दिया, वो जो अपने पढ़ा होगा। यहाँ जो ये हरि एक ही बार आए, द्विज एक ही बार आ रहा है, तो इसमें न तो विधा शब्द शक्ति है कि सीधा सा अर्थ नहीं बताया गया है, लक्षण भी नहीं बताया गया, कोई लक्षण नहीं बताया गया, तो ना तो रूढ़ी लक्षण है ना प्रयोजनवती लक्षण है। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, व्यंग्य किया गया है एक प्रकार से। और व्यंग्य किया गया तो शब्द शक्ति कौन सी हो जाएगी, व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, पढ़ लेना अच्छे तरीके से। आपके प्रश्न जरूर रिपीट होंगे। आपके प्रश्न इस पेपर में से 25 प्रश्न करा रहा हूं, 15 से 20 प्रश्न तो सीधे सीधे रिपीट होंगे, देख लेना। अगला जो वीडियो है उसमें अगले प्रश्न से संबंधित है कि अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है। कितनी सरल है भाई, कितना सरल है ये, तो देखो कितना सरल है। दोनों घरों में लड़ाई हुई, दोनों घरों में लड़ाई हुई, लक्षणा शब्द शक्ति। सारा गांव भूखों मर रहा है, लक्षणा शब्द शक्ति। कोकिल कंठी गा रही है, लक्षणा शब्द शक्ति। तालाब में कमल खिल गया है, अभिधा शब्द शक्ति। तालाब में कमल खिल गया है, कोई व्यंग्य किया गया है क्या,
रजनीगंधा खिल गया, उसमें तो व्यंग्य है। तालाब में कमल खिल गया है, क्या व्यंग्य है इस प्रकार में? इसमें तो कोई व्यंग्य नहीं है, इसमें तो कोई व्यंग्य नहीं है। 14 में 3 उत्तर हो जाएगा। तालाब में कमल खिल गया, सामान्य सी बात है, ठीक है ना। तालाब में कमल खिल गया, सामान्य सी बात है, व्यंग्य नहीं किया गया। तो कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लेना। अपने अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से लक्षणा में होता है, लक्षणा में होता है, देखो होता है, होता है नहीं होता, ये जरूर याद रखना। होता है, सामान्य अर्थ नहीं होता, एकत्रित अर्थ का प्रकाशन तो व्यंजना शब्द शक्ति में होता है, व्यंग्यार्थ का प्रकाशन भी व्यंजना शब्द शक्ति में होता है। तो मुख्यार्थ में बाधा होती है और लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो वो कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। 15 में 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। 15 में कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो 15 में 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 15 में कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो 15 में 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। इस वीडियो के जितने भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहे या फिर आपको जो टफ लग रहे हैं कि आपको पेपर में, वैसे तो मैं इंपोर्टेंट लिखवा दूंगा, लेकिन फिर भी आपको कोई समस्या लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना भाई। हाँ जी, हाँ जी, यमक अलंकार का उदाहरण है। देख लो, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है भाई। ये प्रश्न मैंने करवाया था और यहां भी बताया था कि यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सहभंग यमक है। कौन सा यमक है? तो ये सहभंग यमक है कि यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। पहला ही उत्तर सही हो जाएगा। बलिहारी नरिप कूप की गुण बिनु बूंद न देई, ये भी आपको करवाया हुआ है उदाहरण। सलेस अलंकार होता है, आपको करवाया हुआ है ये उदाहरण। ये उदाहरण आपको करवाया हुआ है भाई, ये उदाहरण आपको करवाया हुआ है। इसमें श्लेष अलंकार होता है। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। लाटा अनुप्रास अलंकार होगा भाई। कौन सा अनुप्रास होगा? लाटा अनुप्रास अलंकार होगा। तेज से तेज मिला, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, लाटा अनुप्रास अलंकार होगा। हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेंदु सामुख खिल गया। पूर्णेंदु सामुख खिल गया, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। देखो कौन सा पूछा गया है? यमक अलंकार पूछा गया है। 1 नंबर पे यमक अलंकार हो जाएगा। कवर हो रहा है ना मैटर? हाँ जी, कवर हो रहा है। ये जो क्लास आप देखोगे काव्य शास्त्र की, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। उपमा अलंकार की विशेषताओं के संबंध में संगत कथन है। इसमें उपमेय और उपमान में साम्य स्थापन होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें पूछा गया है असंगत, ये जरूर याद रखना, ऐसे गोला कर देना। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूं क्योंकि ये प्रश्न है, ये दिख नहीं रहा है। चौथा ऑप्शन, हाँ जी, थोड़ा सा और जूम आउट कर देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। हाँ जी, अब देखो आ रहा है ना एकदम अच्छी तरीके से। हाँ, इसमें उपमेय और उपमान में साम्य स्थापन होता है, बिल्कुल सही बात है, साम्य स्थापन होता है। दूसरा पूछा गया है, उपमेय और उपमान में साम्य धर्म हो रहने पर भी वे धर्म के तत्व विद्वान विद्यमान जरूर रहते, थोड़े बहुत अंतर जरूर होता है, तो ये भी सही बात है बिल्कुल। सादृश्य विज्ञान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें तो वाचक शब्द कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? वाचक शब्द कहा जाता है। जिस वस्तु का साम्य अन्य वस्तु के साथ स्थापित होता है उन्हें उपमेय कहा जाता है। जो साम्य स्थापित होता है उसे उपमान कहा जाता है। जो साम्य स्थापित होता है उसे उपमान कहा जाता है। जिस वस्तु का साम्य स्थापित किया जाता है वो क्या होता है? वो उपमेय होता है। प्रस्तुत होता है वो उपमेय होता है, अप्रस्तुत होता है वो उपमान होता है, याद कर लेना। ठीक है, अप्रस्तुत होता है वो क्या होता है? तो वो उपमान होता है। स्क्रीनशॉट ले लो अपने, बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये क्लास आपकी लेटेस्ट, अभी इस वजह से भी महत्वपूर्ण बनती है ये क्लास की अभी लेटेस्ट में ये प्रश्न पूछे गए हैं। लेटेस्ट में ये प्रश्न पूछे गए हैं अभी, ये लेटेस्ट में ही प्रश्न पूछे गए। ये तो देखो, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह सब जानत कोई। जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता।
एक तो गांठ का अर्थ है धागे में गांठ हो जाएगा, ये रस्सी में गांठ हो जाएगा। एक तो धागे में गांठ हो जाएगा, ये रस्सी में गांठ हो जाएगा। एक प्रेम में कड़वाहट हो जाएगी। दूसरा गांठ का अर्थ प्रेम में कड़वाहट हो जाएगी। रस का मतलब है, सॉरी धागे में नहीं, ये गन्ने में, गन्ने की पोरी में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, पेय पदार्थ नहीं होता एक तो, और एक दूसरा रस का मतलब है क्या नहीं होता, वहां प्रेम नहीं होता। प्रेम में जहां कड़वाहट होती है वहां प्रेम नहीं होता। जहां गांठ गन्ने में, जहां गांठ गन्ने की पोरी में जहां गांठ होती है वहां पेय पदार्थ नहीं होता, और प्रेम में जहां कड़वाहट होती है वहां प्रेम नहीं होता भाई। ठीक है, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ आते हैं, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ आते हैं, तो बोलो कौन सा अलंकार होता है, बोलो कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, याद रखना ये सबके सब प्रश्न है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया प्रश्न दिया गया है आरपीसी द्वारा, बहुत बढ़िया प्रश्न दिया गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये मानो। ये ऐसे प्रश्न रिपीट होंगे आपके, ऐसे नहीं कि कोई नई किताब से कोई नए ही प्रश्न उठा लिए, सारे के सारे काव्य शास्त्र के सारे प्रश्न ऐसे ही रिपीट होंगे भाई, सारे के सारे प्रश्न ऐसे ही रिपीट होंगे। ऐसे नहीं है कि कोई नया प्रश्न बन जाता है। हाँ जी, अगला जो है उपमा अलंकार से संबंधित है, वो अलंकार से संबंधित प्रश्न है, वो ये है कि, हाँ 19वां प्रश्न है, वो ये है कि उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित है संगत कथन है। उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित है संगत कथन है कि उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान में सादृश्यता की संभावना प्रकट की जाती है, संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है उत्प्रेक्षा अलंकार में। उत्प्रेक्षा में उपमेय उत्कट या प्रधान होता है, जबकि उपमान गौण होता है। नहीं 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 भाई, उपमा अलंकार में उपमान श्रेष्ठ होता है, उपमेय गौण होता है। मानो नायिका का मुख चंद्रमा के समान, मानो नायिका का मुख चंद्रमा है तो चंद्रमा को श्रेष्ठ माना जाता है, नायिका का मुख कम श्रेष्ठ माना जाता है, तो ये गलत बात है, असंगत पूछा गया है। उपमा की भांति उत्प्रेक्षा में भी वाचक शब्द होते हैं, मैंने आपको लिखवाया हुआ है, मानो मनु, जानो जनु, मानो मनु जानो जनु, मनहु जनहु, ज्यो त्यों, मानो मनु जानो जनु, मनहु जनहु, ज्यो त्यों शब्दों का जहां उपयोग होता है वहां कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा मत सोच लेना। उत्प्रेक्षा में विशिष्ट या कवि कल्पित उपमान की संभावना आवश्यक होती है। देख लो, संभावना, कवि कल्पित कल्पना की संभावना होती है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। 2 नंबर वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अपने 19वां प्रश्न है, 19वें में 2 नंबर उत्तर होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आपने। बढ़ते हैं आगे। आगे जो है वो है कि जिस अलंकार में उपमेय में उपमान का अभेद्य आरोप किया जाता है, प्रश्न हो रहा है रिपीट भाई, ये देखो ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। जहां अभेद्य आरोप होता है वहां तो कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की कल्प समानता प्रकट की जाए, सादृश्यता के कारण वो उपमा अलंकार होता है। एक वाक्य को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण रूप में दूसरी बात की जाए, ज्यो जिमी जैसे शब्दों का उपयोग होता है, वहां उदाहरण अलंकार होता है। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, तब वहां कौन सा अलंकार होता है, तो श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है भाई। तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा, अभेद्यारोप वाला रूपक अलंकार हो जाएगा। हाँ जी, अपने बढ़ते हैं आगे। ये हरिगीतिका छंद वाला प्रश्न है, ये रिपीट हो रहा है भाई, ये रिपीट हो रहा है। देखो कैसे रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, ये रिपीट हो रहा है वापस। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, बिल्कुल सही बात है। चरण के अंत में लघु गुरु लघु आता है, गुरु लघु नहीं आता, गीतिका। ठीक है, गुरु लघु नहीं आता, ये तो गलत है। 16 + 12 प्रियति होती है, बिल्कुल सही है। गीतिका छंद के आरंभ में 2 मात्राएं जोड़ने से हरिगीतिका छंद बन जाता है। मैं आपको गीतिका और हरिगीतिका दोनों छंद बनाकर बताता हूं। ठीक है, हरिगीतिका, हरिगीतिका, हरि गीतिका,
हरिगीतिका, गीतिका, हरिगीतिका, 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 ये तो है हरिगीतिका छंद। इसके अंत में देख लो क्या आ रहा है, तो लघु और गुरु आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, गुरु और लघु आ रहा है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये जब हटा देते हैं, अब तो ये छंद बनता है, गीतिका छंद बनता है। अब तो ये कौन सा छंद बन रहा है, तो गीतिका छंद बन रहा है। और जैसे ही ये हरि शब्द जोड़ देते हैं, दो मात्राएं और जोड़ देते हैं, तो कौन सा छंद बन जाता है, हरि गीतिका छंद बन जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अपने बढ़ते हैं आगे। आगे जो प्रश्न है वो प्रश्न है, जगत जनायो जिनी जिही सकल सो हरि जानियो नाही, जो आखिन सब देखिए आखी न देखी जाही। देखो, जगत जनायो, जगत में सबको जन्म दिया, उन्होंने तो हरि को जाना नहीं। जो आंख ने सब देखियो आंखी ने देखी जाए, जिनको आंखों से देखा जाता है वो आंख ने सब देखियो, जिन्होंने सब आंखों से देख लिया ना, उसे आंख ने देखी जाए, उसको आंखों से देखा नहीं जा सकता। या वो जो हमें सब आंखों से देख रहे हैं ना, उसे हम आंखों से देख नहीं सकते। देखो, आपको ट्रिक बताई हुई है। एक बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण रूप में दूसरी बात कही जाए, जो जिमी से जैसे शब्दों का उपयोग हो, जो जिमी जैसे शब्दों का उपयोग हो, तब वहां कौन सा अलंकार होता है, तब वहां उदाहरण अलंकार होता है। भाई, कौन सा अलंकार होता है, उदाहरण अलंकार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बढ़ते हैं अपने आगे। जो जिमी जैसे प्रस्तुत होते हैं, इसके साथ साथ में जो जिमी जैसे के साथ साथ में एक बात को, हुआ बाल रवि उदय कनक नभ किरणें फूटी, भरित तिमिर पर परम प्रभा में बनकर टूटी, जगत जगमगा उठा विभा वसुधा में फैली, खुली अलौकिक ज्योति पुंज की मंजुल थैली। इसमें ये देख लेते हैं ताकि आपको सबको ऑप्शन भी मिल जाएगा। पहले अपने मात्राएं गिनते हैं इनकी। एक एक, हाँ जी, एक 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 दो, एक दो, एक दो, एक एक दो, दो दो दो, कितने कितनी होती है, एक दो तीन चार पांच छह, दो आठ और दो दस, और एक दस और दो बारह और एक तेरह, तेरह, एक दो और एक तीन और दो पांच, पांच और तेरह नहीं भी, ऐसे दोबारा गिनते एक बार। एक और एक दो और एक तीन, तीन और एक चार और एक पांच और एक छह, छह और दो आठ, आठ और एक नौ, नौ और दो ग्यारह, यहाँ उठा तक 11। एक और दो तीन, तीन और एक चार और एक पांच, पांच और दो सात और दो नौ और दो 11 और दो 13, 11 प्लस 13 के अतिक्रम से हो रहा है। दोबारा गिनते हैं। एक और दो तीन, तीन और एक चार, चार और दो छह, छह और एक सात, सात और एक आठ, आठ और दो दस, दस और एक 11। देखो यहाँ 11 आ रही है। दो, दो और एक तीन, तीन और दो पांच, पांच और दो सात और एक आठ और एक नौ, नौ और दो 11, 11 और दो 13 आ रही है। देख लो, इसको गिन के देख लेना भाई मात्राओं को, इनको गिन के देख लेना मात्राओं को। तो इनको मात्राओं को गिन के देख लेना एक बार, ठीक है ना। तो 11 प्लस 13 के अतिक्रम से जहां 24 मात्राएं हो रही है, कितनी मात्राएं हो रही है, 24 मात्राएं हो रही है। तो चौपाई छंद में तो 16 मात्राएं होती है, गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती है, उल्लाला छंद में 15 प्लस 13 के अतिक्रम से 15 प्लस 13 के अतिक्रम से 28 मात्राएं होती है, 14 प्लस 12 के अतिक्रम से 26 मात्राएं होती है, ये 11 प्लस 13 के अतिक्रम से 24 मात्राएं होती है। बोलो कौन सा छंद हो रहा है, कौन सा छंद हो रहा है आपके सामने है, कौन सा छंद हो रहा है आपके सामने है, रोला छंद हो रहा है। बोलो रोला छंद होता है। आपको बताया गया है, एक दिन मैंने एक ट्रिक बताई थी, याद करो वो ट्रिक, आपके याद है कि नहीं। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि रोला छंद में हमेशा कितने पद आते हैं, रोला छंद में हमेशा कितने पद आते हैं, 4 पद आते हैं। कितने पद आते हैं, 4 आते हैं। ये देख लो, एक और दो और एक तीन और एक चार, आलू कितने पद आते हैं, हमेशा कितने पद आएंगे, हमेशा 4 पद आएंगे। रोला छंद में कितने आएंगे, हमेशा हमेशा 4 पद आएंगे, 1 2 3 4। मात्राएं गिन के देखो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो रोला छंद में मात्राएं गिनने से अपने और ज्यादा समझ में आ जाएगा। रोला छंद है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा विकल्प संगत है, ए मत भूल जाना भाई, ऐसे ए मत सोच लेना, संगत को असंगत मत पढ़ लेना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, संगत को असंगत मत पढ़ लेना। दोहा मात्रिक अर्ध सम होता है, बिल्कुल सही बात है।
दोहा अर्धसम होता है, मात्रिक छंद होता है, बिल्कुल सही बात है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16, ये देख लो, ये गलती कर दी। वर्ण नहीं होते बल्कि क्या होती है, मात्राएं होती है। रोला छंद है वो वर्णिक मुक्तक छंद होता है। अरे ये वर्णिक नहीं होता, ये तो मात्रिक होता है। गीतिका के प्रत्येक चरण में अभी तो पढ़ के आए हैं, गीतिका के प्रत्येक चरण में 14 प्लस 12 के अतिक्रम से कितनी मात्राएं होती है, 26 मात्राएं होती है। इसमें 15 प्लस 13 दे रखा है। ये 15 प्लस 13 तो किसकी होनी चाहिए थी, ये तो उल्लाला की होनी चाहिए थी। ये तो किसकी होनी चाहिए थी, उल्लाला की होनी चाहिए थी। ये भी गलत हो जाएगा। उत्तर कौन सा सही होगा, 1 नंबर वाला उत्तर सही होगा। ठीक है ना, कौन सा उत्तर सही होगा, तो 1 नंबर वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, 1 नंबर वाला उत्तर सही होगा। दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 13 प्लस 11 के अतिक्रम से 24 मात्राएं होती है। अगले में बढ़ते हैं। रौद्र रस का संचारी भाव है। रौद्र रस, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे, कुशकाल मारे क्रोध के तनु उनका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मुखबाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। ऐसे जब शब्द आएंगे तो मन में चपलता भी होगी, उग्रता भी होगी, गर्व भी होगा। अमरस, अमरस का मतलब होता है बेचैनी। अमरस का मतलब क्या होता है, बेचैनी होता है। 28 नंबर में 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। चपलता, उग्रता, गर्व और अमरस। अमरस का मतलब हो जाएगा बेचैनी। क्या हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगा। रौद्र रस 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं। रस को अखंड, रस को अखंड चिन्ह में, रस को अखंड चिन्ह में स्वयं प्रकाशमान आनंद स्वरूप विद्यांतर स्पर्शुने ब्रह्मानंद सरोदर परम स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण स्व प्रकार स्वकारवत अभिन्न और आस्वाद रूप बताया है। किसने बताया है बच्चों, विश्वनाथ ने बताया है। याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भाई, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या हो जाएगा इसमें, इसमें विश्वनाथ हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा इसमें, इसमें विश्वनाथ हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, आपके पेपर में पक्का पूछा जाएगा। पेपर में पक्का पूछा जाएगा, आपके आपके पेपर में पक्का पूछा जाएगा। हाँ, वे स्वयं इतने प्रबल होते हैं कि मित्र या शत्रु भाव इन्हें न तो आत्मसात कर सकते हैं न दबा सकते हैं। मतलब ना तो उद्घाटित कर सकते हैं और ना ही इसको दबा सकते हैं। आत्मसात अपने अंदर ले सकते हैं दोस्त, ना ही इनको दबा सकते हैं। वो तो स्थायी होते हैं। तो मतलब स्थायी होते हैं, तो इसमें कौन सा पूछा गया है, स्थायी भाव पूछा गया है। कौन सा पूछा गया इसमें, इसमें स्थायी भाव पूछा गया। ठीक है, तो 30 का उत्तर क्या हो जाएगा, 30 का उत्तर 1 हो जाएगा। सीधा सही प्रश्न है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सीधा सही प्रश्न है, आपके प्रश्न है वो सीधे सीधे हूबहू रिपीट हो रहे हैं। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। 30 प्रश्न है ना, 30 के बाद में, हाँ 30 से 29, 30वां प्रश्न और देखते हैं। हाँ 30, 31, 31 और 32 2 प्रश्न और रह गए। मैंने आपको यहाँ साथ साथ में लिखा हुआ है ताकि आपका समय जाए ना हो। जहां जहां प्रश्न मिलेंगे आपको। रसानुभूति या रसास्वादन की प्राप्ति किससे होती है भाई, रसास्वादन की प्राप्ति आलंबन सॉरी अनुभव से होती है। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, जब आश्रय के मन में कायिक आता है, जब आश्रय के मन में वाचिक आता है, जब आश्रय के मन में आहार्य होता है, जब आश्रय के मन में सात्विक अनुभव आते हैं, तब हमें रस का क्या होता है, तो रसास्वादन की सूचना प्राप्त होती है। याद कर लेना, 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये,
वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लेना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कायिक वाचिक सात्विक और आहार्य, कायिक वाचिक सात्विक और आहार्य, ठीक है ना। कायिक वाचिक सात्विक और आहार्य, आहार्य ये जो सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, 3 सह पर 2 वह का। आरोप याद कर लेना, रिपीट होगा भी ये प्रश्न रिपीट होगा, 3 सह पर 2 वह का आरोप। हाँ जी, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का जो 32वां प्रश्न है, 32वां प्रश्न अपने पढ़ते हैं। रस सूत्र की आचार्य शंकुक द्वारा क्या व्याख्या की गई थी, चारों बता देता हूं। ये तो बटलोलट है, ये तो बटलोलट है, ये आरोपवाद या उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, ये दोनों बटलोलट का ही है, ये सेम का सेम है, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। अनुमितिवाद शंकुक का है भाई, ठीक है। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है, अभिनव गुप्त का है। उत्तर क्या हो जाएगा, शंकुक। अनुमतिवाद, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद एक ही बात है, ये दोनों के दोनों बटलोलट के ही है, बटनायक नहीं होगा, ठीक है। वो भुक्तिवाद या भोगवाद है, बटनायक का भुक्तिवाद या भोगवाद है। 32 के बाद में अपने बढ़ते हैं आगे, 64वां एक प्रश्न था, अपने 64वां प्रश्न देखते हैं। हाँ जी, 64वां प्रश्न भी आपके काव्य शास्त्र से संबंधित है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की बताई गई थी, और शब्द शक्ति से संबंधित एक प्रश्न जो देव है ना, देव ने शब्द शक्ति से संबंधित अभिधा को उत्तम काव्य कह दिया, मध्यम काव्य कह दिया लक्षणा को, अदम काव्य कह दिया व्यंजना को, और उल्टा कहत प्रवीण अर्थात इन्होंने व्यंजना शब्द शक्ति को अदम काव्य कह दिया अर्थात नीच काव्य कह दिया, और उल्टा कहत प्रवीण कहते हुए किसने व्याख्या की थी, तो अभिधा को उत्तम काव्य कह दिया। व्यंजना की जगह किसको उत्तम काव्य कह दिया, अभिधा को किसने कह दिया था, देव ने कह दिया। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 64वां प्रश्न है। 64 के बाद में अपने 87, 88, 89 प्रश्न और है। हाँ जी, हाँ जी, विभाव आदि का साधारणीकरण, विभाव आदि का साधारणीकरण, विभावादि का साधारणीकरण, विभावादि का साधारणीकरण। विभावादि के साधारणीकरण की व्याख्या भावक्तव्य व्यापार से, भावक्तव्य भोजकत्व व्यापार से, याद कर लो। कितना सरल प्रश्न है। भावक्तव्य भोजकत्व व्यापार से किसने माना था, तो भट्टनायक ने माना था। काव्य हेतु के संबंध में देखो, प्रतिभा की काव्य उत्पत्ति, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, बच्चों को थोड़ा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। अंतिम 2 प्रश्न बचे हैं। हाँ जी, हाँ जी, काव्य हेतु के संबंध में असंगत कथन है, प्रतिभा ही काव्योत्पत्ति का मूल कारण है, बिल्कुल सही बात है। प्रतिभा को शक्ति माना था, ठीक है, और अभ्यास को व्युत्पत्ति निपुणता नहीं माना, व्युत्पत्ति को निपुणता माना था। किसने माना था, मम्मट ने माना था, याद कर लेना, मम्मट ने माना था। किसने माना था, मम्मट ने माना था। अभ्यास से, इसमें असंगत पूछा गया तो यही उत्तर सही हो जाएगा। चलो तीसरा चौथा और पढ़ते हैं। अभ्यास से कवि की रचना अधिक परिपक्व और अभिव्यक्ति सौंदर्य से पूर्ण होती है, बिल्कुल सही बात है, अभ्यास करेंगे तो। व्याकरण काव्य शास्त्र आदि के अध्ययन से कवि अपनी कृति को अधिक उपयोगी, सुंदर एवं गंभीर बना सकता है, इसे व्युत्पत्ति कहा जाता है। प्रतिभा व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति किसे कहा जाता है, इसे व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, निपुणता हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, निपुणता हो जाएगा। निपुणता किसने माना था, निपुणता किसने माना था बच्चों, किसने माना था, मम्मट ने माना था, ठीक है, मम्मट ने माना था। 89वां प्रश्न है, 88, एक 89 और है, एक 89वां प्रश्न और है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीट होंगे। किसने माना था ये भी लिखवा दिया आपको, ठीक है ना, ये भी लिखवा रहा हूं साथ साथ में कि किसने माना था। लोजाइनस उद्दात के श्रेष्ठ तत्वों को में सर्वाधिक महत्व किसे देते हैं, पहले देते हैं विचार को, उसके बाद में देते हैं भावों को, उसके बाद में देते हैं अलंकार को, गरिमा में रचना विधान को, भाषा को। तो 1 नंबर पे किसे देते हैं, 1 नंबर पे तो महान और पुष्ट विचारों की क्षमता। महान विचार होंगे ना, तभी कोई कवि कवि बन सकता है, कभी इंसान कोई कवि, तभी कोई इंसान है वो कवि बन सकता है। कैसे बन सकता है, अगर किसी में नीच विचार होंगे ना, निकृष्ट विचार होंगे, क्षुद्र विचार होंगे, तो वो इंसान कवि नहीं बन सकता। कवि के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, महान और पुष्ट विचारों की धारण की क्षमता हो जाएगी उसमें। तो लोजेनस का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा।
आपको ये प्रश्न कैसे लगे जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके लिए कल क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी तो आज मैंने सुबह ही ये क्लास अपलोड कर दी है। कोशिश करूंगा एक क्लास शाम को, वैसे शाम को आज कोई प्रोग्राम में जाना है तो कल सुबह ही दूसरी क्लास ले पाऊंगा। आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके जो सुझाव है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है सुझाव। आप जब कमेंट करते हो तो हमें और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए। ये जो वीडियो बना रहा हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर है। ऐसे मानो कि ये वीडियो जब देखोगे आप, ये वीडियो जब आप देखोगे तो इस वीडियो के माध्यम से आप काव्य शास्त्र स्नातकोत्तर स्तर के प्रश्न है वो सीधे सीधे हूबहू सही हो जाएंगे। कोशिश करूंगा अभी इतिहास के प्रश्न और सोल्व करवाने की। इतिहास के प्रश्न 55 प्रश्न आएंगे और अब की बार 55 से 75 भी आ सकता है क्योंकि वो जो मनोविज्ञान है वो हटा के फर्स्ट पेपर में डाल दिया गया है। तो इतिहास के प्रश्न है वो 55 से 75 भी बढ़ सकते हैं। तो 75 के 75, 55 के 55 प्रश्न है वो काव्य इतिहास के प्रश्न है यहाँ सोल्व करवाऊंगा और यहाँ सोल्व करवाऊंगा। बने रहना। आपको ये क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को महत्वपूर्ण जरूर बनाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपनी तैयारी को जोरों शोरों से लगाए रखो। अपना जो एग्जाम है वो पहली पारी में पहले दिन ही एग्जाम है तो अपने तो पहले दिन ही फ्री हो जाएंगे। ऐसे मत सोचो कि हमारा पहले दिन एग्जाम क्यों हो गया, हम क्या करेंगे, ऐसे क्या करेंगे। नहीं नहीं, पहले दिन एग्जाम है, पहले दिन फ्री हो जाएंगे। वही बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम था, पहले पहले हिंदी का एग्जाम हुआ। कई कई हमारा तो 17 मार्च को एग्जाम हो गया था, कईयों का अगस्त में भी एग्जाम चल रहा था, जून में भी एग्जाम चल रहा था। तो हमारा तो मार्च में एग्जाम कंप्लीट हो गया, जनवरी में तो जीके का एग्जाम हुआ था और मार्च में 17 मार्च को जो हिंदी वाला एग्जाम कंप्लीट हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, अपनी तैयारी है उसको जोरों शोरों से करने के लिए। अपने आप पे विश्वास रखो, आपका चयन निश्चित है, अब की बार आपका ही सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।